नमस्कार जी। आज हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ के नियम। दो नियम हैं। प्रथम नियम है जो जिसे हम संधि का नियम या धारा का नियम भी कहते हैं कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई संधि है, अगर यहां से कोई धारा I1 आ रही है, इधर से I2 आ रही है, इधर से I3 आ रही है और यहां से I4 बाहर की ओर जा रही है, I5 बाहर की ओर जा रही है। इस स्थिति में अगर हम संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू क्या होगा? 0। या फिर हम इसको I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या लिख सकते हैं? I4 प्लस I5, जिसका मतलब है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ऐसी स्थिति में संधि पर कोई भी आवेश का न तो संचय होता है और न आवेश यहां से हटाया जाता है। इसी कारण से किरचॉफ के प्रथम नियम में आवेश संरक्षित रहता है। बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रथम नियम में क्या संरक्षित रहता है, तो प्रथम नियम में आवेश संरक्षित रहता है। अब बात करते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम की। किरचॉफ का द्वितीय नियम है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंधपाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, या सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। तो इसको हम समझ लेते हैं कि अगर मान लो कि कोई एक ये हमने सेल लगी है और यहां पे कोई प्रतिरोध लगा है, ठीक, और इसके बाद यहां पे कोई सेल लगी है और यहां पे कोई प्रतिरोध लगा है, इसके बाद यहां पे एक तीसरा प्रतिरोध लगा है। अब यदि ये सेल है और इस सेल को हम E1 मान लें, इस सेल को हम E2 मान लें और इस प्रतिरोध को R1, इसको R2 मान लें और ये R3 प्रतिरोध है, तो सेल E1 से जो धारा चलेगी उसको I1 लिख लेते हैं। सेल E2 से निकलने वाली धारा क्योंकि धनात्मक प्लेट से चलेगी तो इसको हमने I2 लिख लिया। अब ये दोनों धाराएं इस संधि पर मिलेंगी, जब मिलेंगी तो दोनों मिलकर के कितनी बन जाएंगी? I1 प्लस I2। तो इसका मतलब R3 में ये दोनों धाराओं का योग जाएगा और पुनः यहां पर फिर इधर जाएगी I1 और इधर जाएगी I2। अब पहला, ये दूसरा, पहले पास में देखो कि सेल E1 से धारा चलेगी तो इधर की ओर जानी चाहिए अगर बंद पास है, और इधर से फिर इधर की ओर जानी चाहिए। इसी तरीके से दूसरे बंद पास में सेल E2 से अगर धारा चल रही है तो इधर से इधर जानी चाहिए और इधर से इधर जानी चाहिए, तभी तो ये लूप को फॉलो करेगा। ठीक है, अब क्या लिखा द्वितीय नियम में कि प्रत्येक बंद पास, ये पहला पास है, इसी में हम मान के चलते हैं कि बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों, तो देखो इस पूरे बंद पास में दो प्रतिरोध लगे, R1 और R2। R1 में धारा कितनी जा रही है? I1। R2 में कितनी धारा जा रही? I2। तो ठीक है, हमने क्या किया, I1 और मेरे चिन्ह के अनुरूप इसमें I1 है, चिन्ह के अनुरूप, तो I1 और इंटू R1 हो गया। फिर आ गया ये दूसरा, इस खंड में ये धारा बह रही है कितनी? इसमें I2। प्रतिरोध कितना लगा है? R2। इसके बाद और कोई तो प्रतिरोध है नहीं। अब आप देखो कि मेरा चिन्ह है इधर की ओर और इसमें I2 धारा बह रही इधर की ओर, तो इस स्थिति में ये चिन्ह कैसा हो गया? माइनस। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो हम फिर समझते हैं कि मेरे चिन्ह के अनुरूप जब धारा बह रही है तो उस स्थिति में उसको हम लेते हैं धनात्मक, और चिन्ह के विपरीत धारा बह रही है तो उसे हम ऋणात्मक लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस R2 में प्रतिरोध
R2 प्रतिरोध में जो धारा है वो I2 जा तो इधर की ओर रही है, लेकिन मेरा चिन्ह किधर की ओर है, इधर की ओर, परस्पर विपरीत है तो माइनस ले लिया। दोनों का जो बीजगणितीय योग, बीजगणितीय मतलब है चिन्ह सहित हमने इनका जो टोटल है वो काहे के बराबर होना चाहिए, विद्युत वाहक बलों के। तो विद्युत वाहक बल इसमें कितने लगे हैं, 2 E1 और E2। E1 की दिशा किधर है, जिधर हमारी चिन्ह की दिशा है। E2 की दिशा किधर है, जिधर चिन्ह के विपरीत है। तो हमने E1 को पॉजिटिव ले लिया और E2 को नेगेटिव ले लिया। समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार से दूसरे बंद पास में हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। कैसे, इसमें देखिए I2 धारा बह रही है और प्रतिरोध कितना लगा है, R2। I2 धारा और प्रतिरोध R2, ठीक है। इसके बाद में R3 प्रतिरोध है और धारा कितनी है, I1 प्लस I2, ठीक है। अब देखिए मेरे चिन्ह के अनुरूप I2 धारा है तो धनात्मक, यहां पे देखो R3 में चिन्ह इधर की ओर है और धारा की दिशा भी इधर की ओर है, I1 प्लस I2 की दिशा भी इधर की ओर है, तो ये कैसा हम लेंगे, धनात्मक। और जब धनात्मक लिया, दोनों का जो परिणामी योग जो परिणामी होगा वो विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। और बीजगणितीय योग अगर देखें तो इसमें आप देखें सिर्फ एक सेल लगी E2 इस पास में, और वह उस E2 की दिशा किधर की ओर है, जिधर हमारे चिन्ह की दिशा है। तो ऐसी स्थिति में हमने E2 ले लिया धनात्मक। समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके हम I1 और I2 के मान ज्ञात कर सकते हैं। ये है हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम। क्योंकि इसमें जो बीजगणितीय योग है विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, और विद्युत वाहक बल क्या है, ऊर्जा है। तो द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा है किरचॉफ का नियम। अब हम पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है कि इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बना लेते हैं। हम भी बनाते हैं। तो हमने क्या किया, 4 प्रतिरोध लिए, ठीक है, और इन 4 प्रतिरोधों को हमने लिया और श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ठीक, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, जिसके एक विकर्ण में धारा मापी। 2 विकर्ण है, एक हमने A, B, C और D। एक विकर्ण है BD, एक विकर्ण है AC। तो हमने BD में क्या किया, गैल्वानोमीटर जोड़ दिया G, और यहां पे लगा दी कुंजी K2, कुंजी लगा दी K2, कुंजी लगा दी। और दूसरे विकर्ण में सेल जोड़ देते हैं। हम इस वाले विकर्ण में सेल जोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया कि यहां से तार लाए और एक हमने सेल जोड़ दी, सेल जोड़ दी, और यहां पे हमने कुंजी लगा दी K1, और ये हमने सेल E जोड़ दी। ठीक है, अच्छा अब क्या कहा गया, सेल। अब यदि चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को, 4 भुजाओं के प्रतिरोध हैं P, Q, R और S। अब यदि इन 4 भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करें कि सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर, यहां से अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। ऐसी स्थिति में इसमें जब कोई विक्षेप नहीं होगा तो जैसी अभी सुई दिख रही है ऐसी ही दिखेगी। ऐसी स्थिति में सेतु होता है संतुलित, और जब सेतु संतुलित होता है तब इस भुजा में, BD भुजा में कोई धारा नहीं होती है। जब कोई धारा नहीं होती है तो यहां से जो चलने वाली धारा है I, ये यहां से 2 भागों में बंटती है, एक I1 और एक I2। तो I1 जो धारा इधर जा रही है वो I1 धारा इस प्रतिरोध में जाएगी, और I2 जो इधर प्रतिरोध में जा रही है वही I2 धारा इस प्रतिरोध में जाएगी, और जाने के बाद इस संधि पर मिल जाएगी और टोटल धारा I हो जाएगी। ठीक है, तो इस स्थिति में इन्होंने कहा है कि जब सेतु संतुलित है तो इस स्थिति में चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाएं AC और BD। तो AC भुजा में जो संलग्न भुजाओं में जो प्रतिरोध लगे हैं P और Q लगे हैं, इनका अनुपात शेष 2 भुजाओं में लगे प्रतिरोध
के अनुपात के बराबर होता है। तो फिर इसका उपयोग किस काम में लिया जाता है? इसका उपयोग अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ये 4 प्रतिरोध है, अगर एक प्रतिरोध हमें ज्ञात नहीं है तो हम इसके आधार पर चौथा प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। और इसी पर आधारित एक उपकरण बनाया गया, एक युक्ति बनाई गई है जिसे हम कहते हैं मीटर सेतु, जिसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। और एक और इसी के इस सिद्धांत से बनाया गया था जिसे हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स, जो बहुत समय पहले जब टेलीग्राम पोस्ट ऑफिस में यूज हुआ करते थे तो उस समय पोस्ट ऑफिस बॉक्स के नाम से एक डिवाइस थी। उसके द्वारा क्या किया जाता था कि अगर कोई तार है उसका प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, या फिर कहीं पर कोई तार टूटा हुआ है उसको पता करने के लिए हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स का उपयोग करते थे। लेकिन वो इस समय सिलेबस में नहीं है, तो हम अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी की बुक के अनुसार मीटर ब्रिज का, जिसका हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो यहां पर है व्हीटस्टोन सेतु। साइंटिस्ट थे व्हीटस्टोन जिन्होंने इस को खोजा है, इस सिद्धांत को। लेकिन सेतु शब्द जो है ये आया है इस गैल्वानोमीटर से, क्योंकि यही असली ब्रिज का काम करता है इन के प्रतिरोधों के बीच में। तो अब इसमें अगर धारा नहीं जा रही है तो हम इसको 2 खंड मान लेते हैं, 1 और 2। अब हम अपने चिन्ह के अनुरूप यहां से जो I1 धारा जा रही है इधर से इधर आनी चाहिए, ऐसे ये I1 धारा इधर से इधर की ओर चलनी चाहिए। तो अब हम इसमें लगाते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। पहले पास में लगाते हैं बंद पास 1 में। तो बंद पास 1 में जब किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे तो क्या होगा कि I1 और संगत प्रतिरोध कितना है P। फिर इसमें देखो और कहीं पे कोई कुछ नहीं लगा, ये एक प्रतिरोध लगा है R, और इसमें धारा कितनी है I2। लेकिन चिन्ह मेरा इधर की ओर है, I2 विपरीत है तो माइनस, इक्वल टू कोई विद्युत वाहक बल है इसमें, कोई विद्युत वाहक बल नहीं, तो हमने लिख दिया I1P इक्वल टू I2R, समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरे बंद पास में चलते हैं, बंद पास 2 में। बंद पास 2 में किरचॉफ के द्वितीय नियम से तो हम क्या देखेंगे कि यहां पे I1Q माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि I2 धारा इधर की ओर जा रही, चिन्ह मेरा इधर की ओर है, तो I2S इक्वल टू 0, या हम लिख सकते I1Q बराबर I2S, समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करो कि समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो। तो जब हम समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे समीकरण 1 व 2 से, तो हम क्या देखेंगे कि I1P बटे I1Q बराबर I2R बराबर I2S। तो I1 से I1, I2 से I2 कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बचा? P बटे Q बराबर R बटे S। तो ये हमारा निकला है सेतु की संतुलन की अवस्था में सूत्र P अपॉन Q बराबर R बटे S। तो ये व्हीटस्टोन सेतु है। इसी के साथ बहुत बहुत